हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एट योर होम। देखिए स्टूडेंट्स, अपनी एग्जाम के अंदर 4 लॉन्ग कंपोजिशंस हैं, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड डिबेट राइटिंग। और इन 4 लॉन्ग कंपोजिशंस में से पहला जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा क्या? आर्टिकल राइटिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आता ही आता है, और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप सीख जाओगे कि आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, ताकि एग्जाम के अंदर जब आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से लिख सकें, कंप्लीट कर सकें और 10 मार्क्स अपनी मुट्ठी में कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आओ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल राइटिंग। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो बात हमारे दिमाग में आती है वो आती है कि आर्टिकल क्या होता है, व्हाट इज एन आर्टिकल। स्टूडेंट्स, इसी बात को मैं काफ़ी इजी वे में आपको बताने वाला हूं, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बोर्ड के ऊपर काफ़ी ध्यान से देखना है और मेरी आवाज़ को भी काफ़ी इंटेंटली फॉलो करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल is a written form collection of news and thoughts। अब स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद हमने समझा कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल रिटन फॉर्म में होता है और ये कलेक्शन होता है किसका? न्यूज़ का और थॉट्स का। स्टूडेंट, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि न्यूज़ एंड थॉट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, ऑन अ सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इशू। स्टूडेंट्स, अब हमने जाना कि जो न्यूज़ एंड थॉट्स होती है किसके अंदर? आर्टिकल के अंदर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसी सोशल, सामाजिक, किसी नेशनल, राष्ट्रीय, किसी इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय इशू के ऊपर डिपेंड करती है। इनके ऊपर लिखी जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे और इसको हम पढ़ते हैं कि जो आर्टिकल है उनको किसके अंदर पब्लिश किया जाता है? दैट इज पब्लिश्ड। आर्टिकल को कहाँ जगह मिलती है? पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। क्या समझे स्टूडेंट्स? कि आर्टिकल को प्रिपेयर करने के बाद कहाँ इनको लिखा जाता है, कहाँ इनकी जगह दी जाती है? किसी न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन के अंदर इनको पब्लिश किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बार और हम इन सभी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं जो किसके ऊपर लिखी हुई है? आर्टिकल के ऊपर लिखी हुई कि आर्टिकल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल इज अ रिटन फॉर्म कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड थॉट्स। पहली बात कि आर्टिकल रिटन फॉर्म में होता है और ये कलेक्शन होता है किसका? न्यूज एंड थॉट्स का। अब बात आती है न्यूज एंड थॉट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किस मुद्दे के ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑन अ सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इशू। और ये न्यूज एंड थॉट जो आर्टिकल के अंदर आते हैं कौन से मुद्दों के ऊपर डिपेंड करती हैं? देखिए, सोशल, सामाजिक, नेशनल, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ये न्यूज एंड थॉट्स होती है। और इन न्यूज थॉट्स को किसके अंदर लिखा जाता है? आर्टिकल के फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। अब बात आती है आर्टिकल को जब प्रिपेयर कर लिया जाता है तो कहाँ पर इनको पब्लिश किया जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। आर्टिकल को न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन जो होते हैं उनके अंदर पब्लिश किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन 2-3 लाइन्स में हमने समझा और जाना कि आर्टिकल क्या होता है। अब सेकंड बात जो हमारे दिमाग में आती है स्टूडेंट्स, वो आते हैं कि आर्टिकल को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। और आप कह सकते हैं क्या? व्हाट इज the format
ऑफ एन आर्टिकल। क्या समझा कि आर्टिकल को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, किन किन सेक्शंस में इसको डिवाइड किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, वी कैन डिवाइड इट इन 3 सेक्शंस। हम आर्टिकल के फॉर्मेट को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कितने सेक्शन में बांट सकते हैं? 3 सेक्शंस में बांट सकते हैं। और वो सेक्शंस क्या क्या है देखें। नंबर फर्स्ट, हेडिंग। आर्टिकल का जो फॉर्मेट होगा उसका फर्स्ट सेक्शन मैंने क्या रखा है? हेडिंग। और हेडिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, नेम ऑफ द टॉपिक। जिस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो उस टॉपिक का नेम हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और कहाँ लिखना पड़ेगा? सपोज करें कि ये आपके नोटबुक का एक पेज है और पेज के एक लाइन के बिल्कुल बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ द लाइन, आप जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो उस टॉपिक का नाम आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। और सेकेंड जो सेक्शन आर्टिकल का आता है वो कौन सा आता है? देखिए, बायलाइन। क्या बोल सकते हैं आप? बायलाइन। अब ये बायलाइन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक लिखने के बाद इसके बिल्कुल कॉर्नर पर यहाँ पर आपने बाय लिखना है। और बाय लिखकर किसके अंदर? बायलाइन के अंदर आपने यहाँ पर बाय लिखकर क्या लिखना पड़ेगा? नेम ऑफ द राइटर। क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? नेम ऑफ द राइटर। देखें, अगर इसके साथ कोई इसका डेजिग्नेशन या कोई डिपार्टमेंट है तो आप कॉमा लगाकर उस डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और अगर कोई डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट नहीं है तो आप बस क्या लिखें? नेम ऑफ द राइटर। और किसका? इस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 2 सेक्शंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। पहला हेडिंग, और हेडिंग में क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? नेम ऑफ द टॉपिक। और जो सेकंड बात आती है, सेकंड सेक्शन आता है किसका? आर्टिकल के फॉर्मेट का। उसके अंदर हमने क्या सीखा? बायलाइन। और बायलाइन हमने कैसे कंप्लीट करनी पड़ेगी? यहाँ पर समझे आपने नेम ऑफ द टॉपिक लिख दिया। जिस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो वो टॉपिक का नाम आपने यहाँ पर लिख दिया। और उसके यहाँ पर कॉर्नर पर आपने ब्रैकेट को यूज किया और बाय लिखकर किसका नाम लिख दिया? उस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम लिख दिया। और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में नंबर 3 जो सेक्शन है बायलाइन को कंप्लीट करने के बाद वो क्या आता है? वो आता है कंटेंट बॉडी। क्या आता है स्टूडेंट्स? कंटेंट बॉडी। और स्टूडेंट्स, किसी भी आर्टिकल का जो ये पार्ट है, जो ये सेक्शन है कंटेंट बॉडी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंटेंट बॉडी के अंदर ही जो भी न्यूज़ एंड थॉट्स उस आर्टिकल से रिलेटेड हमें पता है वो कंटेंट बॉडी के अंदर लिखी जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप, और बिल्कुल स्टिक और बिल्कुल ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन एंड थॉट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड उनको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर कंटेंट बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कंटेंट बॉडी की, और मैं आपको बता दूं कि कंटेंट बॉडी को भी हम 3 और 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इट कैन बी divided in 3 or 4 paragraphs। स्टूडेंट्स, कंटेंट बॉडी को हम 3 या 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं और इन 3 या 4 पैराग्राफ के अंदर उस टॉपिक से, उस आर्टिकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन और थॉट्स हमारे पास हैं उनको वहाँ पर कंटेंट बॉडी के अंदर इन पैराग्राफ्स के अंदर जगह दे सकते हैं। समझे स्टूडेंट्स? तो कितने सेक्शन में हमने इस फॉर्मेट को बांटा? 3 सेक्शंस में। फर्स्ट हेडिंग, सेकंड बायलाइन और थर्ड क्या? कंटेंट बॉडी। और अब आगे चलकर हम इन सभी बातों के ऊपर क्या लिखने वाले हैं? फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। इन सभी इंफॉर्मेशंस के ऊपर जितना भी हमने किसके बारे में पढ़ा? आर्टिकल के बारे में पढ़ा। इनके ऊपर हम क्या लिखेंगे अब? फॉर्मेट ऑफ एन article। Clear students? Look students, now we are going to learn how to prepare the format of an
आर्टिकल। अब क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कि आर्टिकल के फॉर्मेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन से पॉइंट्स को इसके अंदर जगह दी जाती है, किन किन सेक्शंस के अंदर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पर अब हम लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल के फॉर्मेट को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट सेक्शन क्या था? हेडिंग। क्या था? हेडिंग। तो नंबर फर्स्ट सेक्शन जो हमने पढ़ा हेडिंग, और हेडिंग के अंदर हमने क्या लिखना है? नेम ऑफ द टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करें कि आपके नोटबुक का एक पेज है और उसके एक लाइन के अंदर बिल्कुल बीचों बीच मेरे को क्या लिखना है? टॉपिक का नाम लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? टॉपिक का नाम। और किस सेक्शन के अंदर? हेडिंग सेक्शन के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? नेम ऑफ द टॉपिक। तो ये हेडिंग जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया और हमने उस सेक्शन में लिखा नेम ऑफ द टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात आती है नंबर सेकंड सेक्शन, और वो सेक्शन कौन सा है? बायलाइन। और बायलाइन में मैंने आपको क्या बताया था कि नेम ऑफ द टॉपिक के बिल्कुल नीचे वाली जो लाइन होगी, यहाँ पर इस कॉर्नर पर आपने क्या लिखना है? बाय लिखना है। और बाय लिखकर क्या लिख देना है? उस टॉपिक को, उस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम। नेम ऑफ द राइटर। क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? नेम ऑफ द राइटर। और अगर कोई डेजिग्नेशन है तो उस डेजिग्नेशन को आप यहाँ पर कॉमा लगाकर यहाँ लिख सकते हो, ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट उस आर्टिकल को लिखने वाले का नहीं है तो आप सीधा क्या लिखोगे? नेम ऑफ द राइटर, और इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। समझे स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट्स, कई बार मेरे से पूछा जाता है कि सर जो नेम ऑफ द टॉपिक है उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखें या फिर किस में लिखें? स्मॉल लेटर्स में लिखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक के अंदर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन के अंदर जो आर्टिकल आएगा उस आर्टिकल का नेम यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल हमने किसके ऊपर लिखना है? सेव वाटर के ऊपर लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? नेम ऑफ द टॉपिक को हटा देंगे और इसकी जगह लिखेंगे सेव वाटर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात आती है सेव वाटर को, इस टॉपिक को, इस टाइटल को मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखूं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस टाइटल को, इस टॉपिक को कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हो तो आप सभी जितने भी लेटर्स हैं हर एक वर्ड के, उनको आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको स्मॉल लेटर्स में लिखूं तो जितने भी वर्ड्स हैं उस टॉपिक के टाइटल के, उस टॉपिक के नेम के, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हमने क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल लिखना पड़ेगा। और बाकी जो लेटर्स होंगे हर एक वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर को छोड़कर उनको हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल लिख सकते हैं। समझे स्टूडेंट्स? तो अगर आपने इस नेम ऑफ द टॉपिक को कैपिटल लेटर्स में लिखा भी आपका जो नेम ऑफ द टॉपिक या हेडिंग सेक्शन वो क्या है? ठीक है। और अगर आप नेम ऑफ द टॉपिक को किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में, तब भी आपका जो नेम ऑफ द टॉपिक या हेडिंग वो क्या होगा? ठीक माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं बायलाइन की। किसकी बात करते हैं? बायलाइन की। और कई बार मेरे से पूछा जाता है कि सर क्या हम बायलाइन को किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इन ब्रैकेट्स को हटाकर इस बी को भी स्मॉल लेटर में लिखकर और यहाँ पर डैश यूज कर सकते हैं। क्या मतलब? आपने डैश यूज किया, बाय लिखा और फिर आपने क्या लिख दिया? नेम ऑफ द राइटर। क्लियर? ऐसे हम क्या कर सकते हैं? अपने बायलाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले लिखा था क्या? ब्रैकेट फिर बाय और नेम ऑफ द राइटर, इसके बाद क्लोज द ब्रैकेट। ऐसे इस तरीके से भी हम क्या लिख सकते हैं? बाय लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अब 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हमने, एक तो हेडिंग और नंबर सेकंड बाय लाइन। नंबर थर्ड सेक्शन क्या आता है बताओ? अभी भी मैंने बताया स्टूडेंट्स, कंटेंट बॉडी। क्या आता है? कंटेंट बॉडी। और इस कंटेंट बॉडी को स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर एक लाइन को लीव कर देना है और फिर हम किसको स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स? कंटेंट
बॉडी को। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कंटेंट बॉडी की, और कंटेंट बॉडी को मैंने आपको बताया था कितने पैराग्राफ्स में हम उनको बांट सकते हैं, 3 या 4 पैराग्राफ्स में। तो अब बात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट पैराग्राफ की, और नंबर फर्स्ट पैराग्राफ को हमने क्या नाम देना है स्टूडेंट्स, हमने उसको नाम देना है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। क्या नाम देना है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है उस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देना है। अब बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक बताने के लिए हम किन किन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, डेफिनेशन, कि जिस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो उस टॉपिक के डेफिनेशन को आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, कंटेंट बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या बताना पड़ेगा, डेफिनेशन बताना पड़ेगा। नंबर सेकंड बात, कोटेशन एंड थॉट्स। और इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में डेफिनेशन बताने के लिए और इस इंट्रोडक्शन को और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए आप क्या बता सकते हो, कोटेशन वहां पर कोई लिख सकते हो, और उसी टॉपिक से रिलेटेड किसी बात को बताने के लिए आप अपनी एक अच्छी सी थॉट्स भी लिख सकते हो, लेकिन वो थॉट्स किससे रिलेटेड होनी चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। और नंबर थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ओरिजिनल फैक्ट एंड डाटा। अगर उस आर्टिकल के टॉपिक से रिलेटेड आपके पास पर्सनल फैक्ट, डाटा या रिपोर्ट है तो आप उस फैक्ट या डाटा या फिर रिपोर्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं और अपने इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक को और भी अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। समझे स्टूडेंट। तो सबसे पहले जिस पार्ट की हम बात करें, जिस पैराग्राफ की बात करें, वो पैराग्राफ कौन सा होने वाला है, कंटेंट बॉडी का फर्स्ट, और उसको मैंने नाम क्या दे दिया स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। और इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने थॉट्स को, अपने फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, उस टॉपिक की डेफिनेशन हमने बतानी पड़ेगी। फिर नंबर सेकंड में उस टॉपिक को और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए क्या बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमने कोटेशन और थॉट्स बतानी पड़ेगी। और नंबर थर्ड में हम कोई भी ओरिजिनल फैक्ट, कोई भी ओरिजिनल डाटा या रिपोर्ट वहाँ पर हम लिख सकते हैं, किससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस आर्टिकल से रिलेटेड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक बता सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर सेकंड पैराग्राफ की। नंबर सेकंड पैराग्राफ, और स्टूडेंट्स मैंने इस नंबर सेकंड पैराग्राफ को नाम दिया क्या, डेवलपमेंट। देखिए नंबर सेकंड पैराग्राफ डेवलपमेंट, और जिसका मतलब क्या होता है, विकास। स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि सर आपने इस पैराग्राफ नंबर सेकंड को डेवलपमेंट नेम क्यों दिया। तो स्टूडेंट्स सुने, इस पैराग्राफ नंबर सेकंड को मैंने डेवलपमेंट या विकास नाम इसलिए दिया क्योंकि इसी पैराग्राफ के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड, आर्टिकल के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या थॉट्स होगी वो इसी के अंदर लिखी जाएगी। और उसको लिखने के बाद हम कंटेंट बॉडी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट पैराग्राफ के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन और थॉट्स को लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन। जो टॉपिक होगा आर्टिकल का, उसकी पास्ट सिचुएशन क्या थी और प्रेजेंट सिचुएशन या स्टेटस क्या है,
उसको आप इस डेवलपमेंट पैराग्राफ नंबर 2 में बता सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने लिखा पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन। इट मीन्स कि पास्ट के अंदर टॉपिक से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड सिचुएशन क्या थी और अब उस आर्टिकल से रिलेटेड प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने आर्टिकल लिखने किसके ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, तो आप बता सकते हैं कि पास्ट में पोल्यूशन की जो स्थिति थी वो क्या थी और प्रेजेंट में इसकी स्थिति क्या है, काफ़ी खराब है। और ये न सिर्फ नेशन का एक मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। तो किसी आर्टिकल से रिलेटेड उसकी पास्ट या प्रेजेंट सिचुएशंस को आप यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 में जगह दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट, डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल से रिलेटेड क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, उनको आप इस पैराग्राफ नंबर 2 में जगह दे सकते हैं। और कोई मेरिट्स नहीं है, कोई एडवांटेजेस नहीं है, काफ़ी डीमेरिट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, हानियाँ ही हानियाँ हैं, कोई लाभ नहीं है। तो वो हानियाँ क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं, उनको आप यहाँ पर जगह दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नंबर 3 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जिसके ऊपर हमने कंटेंट बॉडी के पैराग्राफ नंबर 2 को डेवलप करना है, कंप्लीट करना है, वो कौन सा पॉइंट है, देखिए आप, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब कॉजेज एंड इफेक्ट्स में हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल जिस टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए हमें दिया गया है, उस टॉपिक के, उस मुद्दे के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे पोल्यूशन की मैं अभी अभी बात कर रहा था, तो अगर हम जाने कि पोल्यूशन की क्या क्या हानियाँ, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो काफ़ी डिसएडवांटेजेस हम लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं कि पोल्यूशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, पोल्यूशन कैसे होता है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, पोल्यूशन क्यों बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे कॉजेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और पोल्यूशन के बढ़ने पर हमें, हमारे समाज को, हमारे नेशन को या पूरे यूनिवर्स को क्या क्या खतरे हैं, उन इफेक्ट्स को भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। समझे स्टूडेंट्स? तो इन 3 पॉइंट्स के अंदर जो 2nd पैराग्राफ, जिसको मैंने नाम दिया डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट क्यों दिया, यही ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे चलकर कंटेंट बॉडी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नंबर 3 पैराग्राफ की मैं बात करता हूँ, नंबर 3 पैराग्राफ। और नंबर 3 पैराग्राफ को मैं क्या नाम देता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं नाम देने वाला हूँ सॉल्यूशन। क्या नाम दूंगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब नंबर 3 पैराग्राफ और उसका जो मैंने नेम यहाँ पर रखा वो रखा है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, उसका निपटारा कर देना। देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर जो डेवलपमेंट था, और डेवलपमेंट के अंदर जिन जिन मेन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर जगह दी और कंटेंट बॉडी को आगे बढ़ाया, जैसे कि वो पॉइंट्स कौन कौन से थे, मेरिट्स, डीमेरिट्स। अब मेरिट्स को तो थोड़े, डीमेरिट्स, किसी आर्टिकल के टॉपिक के क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर बताने। फिर हमने बताया क्या, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इसके कॉजेज क्या हैं और इसका इफेक्ट क्या है, किसके ऊपर, हमारे ऊपर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इन सभी बातों के निपटारे के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स के निपटारे के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, एक कॉमन मैन को, गवर्नमेंट को या मीडिया को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, वो सारे स्टेप्स, वो सारी बातें कहाँ लिखनी पड़ेंगी, आपको सॉल्यूशन के अंदर लिखनी पड़ेंगी। और सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे हम देखें, टेकन और should be taken steps, कि जो कदम उठाए गए पहले या जो कदम अब उठाने चाहिए वो क्या क्या है, कौन कौन सी बातें देखें। और किसके द्वारा, बाय अ कॉमन मैन, बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ नीचे लिख सकते हैं बाय द मीडिया।
समझे स्टूडेंट्स कि एक कॉमन मैन हम और आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। वो लाइंस, वो इंफॉर्मेशन, वो बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर सेकंड, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाए गए और क्या क्या कदम अब उठाने चाहिए उस प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाय द मीडिया, और मीडिया के द्वारा भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या प्रयास किए गए और अब और क्या प्रयास करने चाहिए, वो सारी बातें आप यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब नंबर 4 जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, इसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या लिखने वाले देखें, कंक्लूजन। और लास्ट में नंबर 4 पैराग्राफ किसके ऊपर होगा, कंक्लूजन के ऊपर। और कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष किसका, इस पूरे आर्टिकल का। और इस कंक्लूजन वाले सेक्शन को, इस कंक्लूजन वाले पैराग्राफ नंबर 4 को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको हम किसी मैसेज या फिर अपील के साथ, किसके साथ, अपील के साथ कंप्लीट करेंगे कि आर्टिकल जो होगा और उसके अंदर जो प्रॉब्लम बताई जाएगी उस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कोई मैसेज दिया जाएगा या उसके लिए कोई अपील की जाएगी कि हमें ऐसे काम करने चाहिए। अंडरस्टैंड। और अपील करनी चाहिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते। तो नंबर 4 पैराग्राफ, और इसके अंदर क्या था, कंक्लूजन। उसमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैसेज देना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टिकल के फॉर्मेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कौन कौन से सेक्शन में हमने इस फॉर्मेट को बांटा, नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2 बायलाइन, नंबर 3 कंटेंट बॉडी। और कंटेंट बॉडी को भी हम कितने पैराग्राफ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 4 पैराग्राफ के अंदर। नंबर 1 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, नंबर 2 पैराग्राफ डेवलपमेंट, नंबर 3 पैराग्राफ सॉल्यूशन, नंबर 4 पैराग्राफ कंक्लूजन। क्लियर स्टूडेंट्स। और जब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको चारों ओर से क्या कर देना है, कवर कर देना है। लाइंस बनाकर इसको चारों तरफ से स्टूडेंट्स हमने कवर करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए आगे चलकर इसी फॉर्मेट के ऊपर, फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखवाने वाला हूं और उस आर्टिकल के अंदर लगभग इन पॉइंट्स को यूज करके मैं उस आर्टिकल को कंप्लीट करूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी जो हमने आर्टिकल का फॉर्मेट लिखना सीखा उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल प्रिपेयर करेंगे जो किसके ऊपर होने वाली है, चाइल्ड लेबर के ऊपर। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको बताने से पहले कुछ एक और बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किससे रिलेटेड, आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं किसके अंदर, कंटेंट बॉडी के अलग अलग 4 पैराग्राफ्स के अंदर, उनका सिलेक्शन हमें आर्टिकल के टॉपिक के हिसाब से करना होता है। लगभग तो उन सभी पॉइंट्स का हम यूज कर सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखते समय, या कुछ एक पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर्टिकल के टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आर्टिकल लिखनी है किसके ऊपर, पोल्यूशन टॉपिक के ऊपर, तो नंबर 1 पैराग्राफ जो होगा कंटेंट बॉडी का वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। नंबर 2 आप क्या लिख सकते हो, कोई थॉट्स या कोटेशन लिख सकते हो। नंबर 3 आप क्या लिख सकते हो, उस पोल्यूशन से रिलेटेड कोई डाटा या फिर फैक्ट या रिपोर्ट लिख सकते हो। अब समझे कि आपने पोल्यूशन की डेफिनेशन लिख दी, आपने कोई अच्छी सी कोटेशन या थॉट भी लिख दी, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, पोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपके पास उससे रिलेटेड प्रेजेंट या पास कोई डाटा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लीव कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नंबर 2 पैराग्राफ की अगर हम बात करें पोल्यूशन के लिए, तो हम वहाँ पर एक पॉइंट जो मैंने फॉर्मेट के अंदर नहीं लिखवाया उसको भी ऐड कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्या हो सकता है,
टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन का हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम अपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर, डेवलपमेंट पैराग्राफ के अंदर इस पॉइंट को भी जगह दे सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। किसको? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे हम बढ़ते हैं, पोल्यूशन के जो कॉजेज हैं वो क्या क्या है, कैसे पोल्यूशन बढ़ता है, आगे हम बता सकते हैं। उसके इफेक्ट्स, कि उसका क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर, समाज के ऊपर, नेशन के ऊपर या फिर पूरे यूनिवर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या क्या उसकी हानि है। क्लियर स्टूडेंट्स? और बाद में सॉल्यूशन के अंदर हम बता सकते हैं कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो वो कुछ एक पॉइंट्स वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, लगभग सभी या उनमें से एक दो किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। और लास्ट में हम अपने कंक्लूजन पार्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर लोगों को ये सीख देंगे, अपील करेंगे, मैसेज करेंगे कि हमने पोल्यूशन को बढ़ावा नहीं देना और हमने ऐसे काम करने चाहिए जिससे क्या हो? पोल्यूशन कम हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेरा ये बताने का पर्पज ये था कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने जो जो पॉइंट्स लिखवाए उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हमने आर्टिकल प्रिपेयर करने, नहीं, आप अपने भी खुद के भी कुछ एक पॉइंट्स वहाँ पर बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और हाँ, उन पॉइंट्स को वहाँ पर मत लिख देना, ना ही नंबरिंग उनको देना। उन पॉइंट्स के ऊपर आपने क्या करना है? सेंटेंसेस बनाने, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सेंटेंसेस बनाने और हर एक पैराग्राफ को आपके कंटेंट बॉडी को क्या करना है? आपने क्लियर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आगे बात आती है और आप पूछ भी सकते हैं कि सर हमें बताइए कि एग्जाम के अंदर आर्टिकल का जो अपना क्वेश्चन आएगा हमने उसको कितना लेंथी लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। तो मैं बता दूं आपको 150 और 200 वर्ड्स तक आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल को लिख सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। और ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना, कभी आप टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दें और लिखते रहें 3-4 पेजेस आप लिख, तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो छूट जाएंगे और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? अपने टाइम को भी आपने मैनेज करना है, आर्टिकल को लिखना है 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक। और साथ ही साथ इसको काफ़ी इजी वे में समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इसे 1.5 पेज मिनिमम या फिर 2 पेज मैक्सिमम आप इस आर्टिकल के क्वेश्चन को लिख सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स? बात आती है कि सर जब हम आर्टिकल लिखें एग्जाम के अंदर तो किन किन बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए। और फॉर्मेट के अंदर जो कंटेंट बॉडी था और उसको हमने 3-4 जो पैराग्राफ्स में बांट और उसके अलग अलग जो पॉइंट्स हमने सीखे वो आपको ध्यान में होने चाहिए। दूसरी बात, आर्टिकल का जो टॉपिक होगा उसको हमने सोचना है, समझना है, या आप कह सकते हैं कि उस आर्टिकल के टॉपिक को अपने दिमाग में रखकर उससे रिलेटेड जो इमेजिनेशंस और पिक्चर्स होंगी उनको बिल्ड करना है और उन पिक्चर्स और इमेजिनेशंस को सेंटेंसेज में बनाकर उन पॉइंट्स के आधार पर एक आर्टिकल के अंदर हमने उनको लिख देना है, कंटेंट बॉडी को प्रिपेयर कर देना है। समझे स्टूडेंट्स? तो ऐसे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? आर्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स बात करते हैं चाइल्ड लेबर के आर्टिकल के ऊपर जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है। और मैं बता दूं इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से लिख रखा है क्योंकि पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो इस बोर्ड के ऊपर नहीं आ सकता। क्लियर? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स सपोज करें कि आपके क्वेश्चन के अंदर एक आर्टिकल आया और आर्टिकल आपने किस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करना है? चाइल्ड लेबर के ऊपर प्रिपेयर करना है। तो अब ध्यान में रखना है वो फॉर्मेट कि सबसे पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा? नेम ऑफ द टॉपिक लिखना पड़ेगा। और कहाँ लिखना पड़ेगा? पेज की लाइन के बिल्कुल बीचों बीच। तो सपोज करें कि ये आपका एक पेज है और अब हमने चाइल्ड लेबर के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। तो चाइल्ड लेबर का जो आर्टिकल लिखना है उसके अंदर पहला सेक्शन आता है किसका? हेडिंग का। और हेडिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द टॉपिक। अब हमने सपोज किया कि ये पेज की एक लाइन है और उसके बीचों बीच मैंने नेम ऑफ द टॉपिक लिख दिया, क्या? चाइल्ड लेबर। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर लिखने के बाद सेकंड लाइन के अंदर मैंने ब्रैकेट यूज करते हुए बाय लिखा और बाय लिखकर मैंने क्या लिख दिया? लिखने वाले का नाम। स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर अगर लिखने वाले का नाम दे रखा है तो आपने वही नाम यूज करना है और अगर नहीं दे रखा तो आप अपनी तरीके से कोई भी नाम वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको नाम लिखना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपने बाय लिखा और लिखने वाले का नाम लिख दिया। तो 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। और बता दूं आपको कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। और ये 2 बातें जो कि किसके अंदर लिखी हमने? हेडिंग के अंदर और बाय लाइन के अंदर।
इन दो बातों को लिखते ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अभी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने क्या लिखा है, नेम ऑफ द टॉपिक, हेडिंग के अंदर, बाय लाइन के अंदर बाय लिखकर लिखने वाले का नाम। और देखिए स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद एक लाइन को आपने लीव करना है और अगला जो अपना पार्ट स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो होता है कंटेंट बॉडी। और कंटेंट बॉडी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, 4 पैराग्राफ्स में। और अलग अलग 4 पैराग्राफ्स के अंदर अलग अलग जो पॉइंट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए और अपने चाइल्ड लेबर टॉपिक को भी ध्यान में रखते हुए हमने क्या करने, सेंटेंसेस बनाने और हर एक पैराग्राफ के सेक्शन को कंप्लीट करना है और पूरा कंटेंट बॉडी हमने कंप्लीट कर देना है। और स्टूडेंट्स एक बात और कि आपने यहाँ पर कंटेंट बॉडी के पैराग्राफ के कोई नंबरिंग नहीं दिखाना 1 2 3 4 लाइक दिस, अंडरस्टैंड, ये आपने नहीं दिखाना, बस आपने उसको इमेजिन करना है, सोचना है, समझना है। और हर एक पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेट के अंदर जो पॉइंट्स हमने वहाँ पर पढ़े उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, आर्टिकल के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उन पॉइंट्स का सिलेक्शन करने के बाद हमने सेंटेंसेस बनाने किसके ऊपर, आर्टिकल के ऊपर। और उन सेंटेंसेस को हर एक पैराग्राफ के अंदर कंटेंट बॉडी के अंदर क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। क्लियर। अब जैसे कि पहला पैराग्राफ मैंने रखा था, पैराग्राफ नंबर 1, उसमें क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। अब वहां पर आपने नहीं लिखना इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, नॉट, समझ में आ गया। बस आपने कहाँ रखना है, ध्यान में रखना है कि पहला पैराग्राफ सर ने बताया वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होगा। अब इंट्रोडक्शन टॉपिक में मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट्स बताए, नंबर 1 क्या बताया, बताओ, डेफिनेशन बताया। नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक के नंबर 2 में क्या बताया, कोटेशन बताया, थॉट बताया, कोई डाटा या फिर फैक्ट बताया। तो मैंने पहले क्या बताया, डेफिनेशन बताना है। तो देखिए अब बात करें हम चाइल्ड लेबर और बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर होता क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक लाइन लीव करने के बाद कंटेंट बॉडी स्टार्ट करूंगा और कंटेंट बॉडी का जो पहला पैराग्राफ जो कि मेरे ध्यान में क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। देखें, चाइल्ड लेबर इज अ फुल वर्क। चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर इज अ फुल वर्क टेकन बाय द चिल्ड्रन, जो किससे लिया जाता है, चिल्ड्रन से लिया जाता है। इन एनी फील्ड ऑफ वर्क, कहाँ पर, काम करने के जो अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एक्सेट्रा, ऐसी जगहों पर किन से काम लिया जाता है, चिल्ड्रन से काम लिया जाता है। और ये काम क्या कहलाता है, चाइल्ड लेबर कहलाता है। देखें तो चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर एक पूरा काम है जो किससे लिया जाता है, चिल्ड्रन से लिया जाता है, बच्चों से लिया जाता है। किसके अंदर, किसी काम के फील्ड के अंदर, और वो फील्ड जो मैंने अभी अभी बताया। आगे देखिए, इट इज अ फोर्सफुल एक्ट। कैसा काम है ये, फोर्सफुल एक्ट है, दबाव से करवाया जाने वाला काम है। इधर बाय देयर पेरेंट्स, जो किसके द्वारा करवाया जाता है, उन छोटे छोटे बच्चों से, उनके पेरेंट्स के द्वारा या फिर उनके ओनर्स के द्वारा, उनके मालिकों के द्वारा। उस जगह पर, जिस जगह पर वो काम करते हैं, उनके मालिकों के द्वारा उस फोर्सफुल एक्ट को, चाइल्ड लेबर को करवाया जाता है। क्लियर सेंस। ये और भी आगे तक आ सकता था, मैंने इसको स्मॉल में, शॉर्ट में ही लिखा है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, कम से कम 150 और 200 वर्ड्स के अंदर पूरे आर्टिकल को आपने लिखना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर पैराग्राफ फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक को मैं और भी बढ़ा सकता था। और जैसे मैं बात करूँ, अब मैंने यहाँ पर क्या बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक के अंदर डेफिनेशन बताई है मैंने यहाँ पर, और एक छोटा सा थॉट मैंने यहाँ पर रख दिया। क्लियर। अब बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पर फैक्ट या डाटा नहीं बताया, क्योंकि अगर आपके पास कोई फैक्ट या डाटा, क्योंकि क्या होने चाहिए, वो ओरिजिनल होने चाहिए, नहीं है तो आप उनका जिक्र अपने आर्टिकल के अंदर न करें। क्लियर। उसको मैंने लीव कर दिया। आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट के अंदर, और डेवलपमेंट वाला जो पैराग्राफ था उसके अंदर मैंने क्या क्या बातें बताई आपको, आपने पास या प्रेजेंट सिचुएशन को बताना है। नंबर 2 आपने क्या बताना है, मेरिट्स या डीमेरिट्स को बताना है। नंबर 3 उसके कॉजेज या इफेक्ट्स को बताना है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट या पास्ट सिचुएशन नहीं बताई, मैंने उसको लीव कर दिया। और मैंने उसके डीमेरिट्स को बताना है, मेरिट्स को नहीं बताना, क्योंकि चाइल्ड लेबर का कोई मेरिट नहीं नजर आता है। क्या आते हैं, सिर्फ डीमेरिट्स और डीमेरिट्स ही नजर आते हैं, उसके हानियां और प्रॉब्लम्स ही नजर आती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो मैंने इसके अंदर डीमेरिट्स बताने, उसकी जो कॉजेज हैं उनको भी मैं जगह दे सकता हूँ, और उसका जो इफेक्ट है उसको भी मैं अपने इस पैराग्राफ नंबर 2 जिसको मैंने इमेजिन कर रहा है क्या, डेवलपमेंट, उसके अंदर जगह दे सकता हूँ। तो देखिए मैंने क्या लिखा,
चाइल्डहुड इज द बर्थ राइट ऑफ एवरीवन। चाइल्डहुड क्या है कि हर एक व्यक्ति का बर्थ राइट है। अ चाइल्ड मस्ट लिव इन अंडर द लव एंड केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। होना तो यह चाहिए कि एक चाइल्ड को उसके माता पिता के प्रेम के अंदर और माता पिता के केयर के अंदर रहना चाहिए। पर हालांकि द इलीगल एक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर फोर्सेस, हालांकि जो इलीगल एक्ट है, इलीगल काम है किसका, चाइल्ड लेबर का, वो फोर्स करता है किसको, एक चाइल्ड को, अ चाइल्ड टू लिव लाइफ, कैसा जीवन बिताने के लिए, लाइक एन एल्डर। एक छोटे से बच्चे को काम करना स्टार्ट कर देना पड़ता है और उसको एक बड़े व्यक्ति की तरह अपने जीवन को बिताना पड़ता है, नहीं कि एक छोटे बच्चे की तरह। क्लियर? तो ये क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट हो सकता है। क्लियर? अब आगे देखें, इट कॉजेज लेक ऑफ फिजिकल। अब जो चाइल्ड लेबर होता है उसके क्या क्या कॉजेज या क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, देखिए। इट कॉजेज लेक ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई छोटा बच्चा काम करता है तो उसके ऊपर उसके काम का क्या क्या इफेक्ट गिर सकता है। देखें क्या बताया, इट कॉजेज लेक ऑफ फिजिकल। अब चाइल्ड लेबर के कारण क्या होगा, कमी हो जाएगी उस बच्चे के अंदर, किसकी, फिजिकल, उसका जो फिजिकल विकास होगा वो नहीं हो पाएगा। मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, इंटेलेक्चुअल और जो बौद्धिक ज्ञान होता है, अंतरिम ज्ञान होता है, वो भी नहीं हो पाएगा। और क्या रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल, चाहे मेंटल, सोशल या इंटेलेक्चुअल, इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, लेक हो जाएगी, वो डेवलपमेंट रुक जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए, चाइल्ड लेबर कीप्स अ चाइल्ड अवे, कि जो चाइल्ड लेबर है वो एक बच्चे को दूर रखती है, किससे, फ्रॉम अ हैप्पीस्ट एंड मेमोरेबल पीरियड इन लाइफ। उसके जीवन के अंदर चाइल्डहुड का जो एक हैप्पीस्ट एंड मेमोरेबल पीरियड होता है उससे वो दूर करता है, उसका चाइल्डहुड हैप्पीस्ट या मेमोरेबल बन ही नहीं पाता, क्योंकि उसका चाइल्डहुड तो किस में जा रहा है, काम करने में जा रहा है। क्लियर? ऑफ एवरीवन, हर व्यक्ति के जिंदगी में चाइल्डहुड का जो समय आता है, पीरियड आता है, जो कि क्या होता है, वो हैप्पीस्ट एंड मेमोरेबल होता है। और हमने भी अपनी चाइल्डहुड के अंदर काफ़ी प्रसन्नता भरे पल महसूस किए और अपने चाइल्डहुड के जीवन को काफ़ी एंजॉय से बिताया, काफ़ी आनंद से बिताया। क्लियर स्टूडेंट्स? इस पैराग्राफ को भी मैंने यहाँ पर छोटा ही लिखा है। क्लियर? क्योंकि बता दिया बार बार, पूरा आर्टिकल इस बोर्ड के ऊपर नहीं आ पाएगा और आपने एग्जाम के अंदर ऐसे ही पॉइंट्स को, ऐसी सेंटेंसेस को और आगे तक बढ़ाना है। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की। और जैसे कि हमने फॉर्मेट में पढ़ा, पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर हमने जो मेन पॉइंट बनाया था, किसको बनाया था, सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन के नीचे हमने जो पॉइंट्स वहाँ पर दिखाए थे, जिसके आधार पर हम पैराग्राफ नंबर 3 किसी आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स थे ऐसे स्टेप्स के बारे में कि जो स्टेप्स हमें आम जनता को, गवर्नमेंट को और मीडिया को उठाने चाहिए और उस इशू को, उस प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमने क्या क्या लिखा था, टेकन और शुड बी टेकन स्टेप्स, और उसके नीचे क्या लिखा था, वो स्टेप्स किसके द्वारा उठाने चाहिए, हमारे द्वारा, आम जनता के द्वारा, बाय अ कॉमन मैन, बाय द गवर्नमेंट और फिर बाद में बाय द मीडिया। उन पॉइंट्स में से आप एक दो या फिर सभी के सभी पॉइंट्स लेकर आप अपने पैराग्राफ नंबर 3 के सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर, दिस इलीगल एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड लेबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इवन आफ्टर द लॉट्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस अगेंस्ट दिस बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई की इसके अगेंस्ट में, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड लेबर का वर्क है ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने तो अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो अप्लाई किए हैं, उन्होंने तो कोशिश की है, स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन जो चाइल्ड लेबर है फिर भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए उसके बारे में हमें पता चला। और क्या लिखा इसमें,
कि जो इलीगल एक्टिविटी है चाइल्ड लेबर की, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए हैं, किसके विरुद्ध? चाइल्ड लेबर के विरुद्ध। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखें। अब बात आती है कि हमारा क्या रोल होना चाहिए। देखें, वी मस्ट इन्वॉल्व आवरसेल्व्स, हमें खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए। किसके लिए? टू कंट्रोल द चाइल्ड लेबर, इस चाइल्ड लेबर इशू को कंट्रोल करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हमको खुद को आगे बढ़कर इसको ख़त्म करने के लिए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। आगे देखें, एंड हेल्प द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। कैसे? बाय इन्फॉर्मिंग सच एज केसेस इफ हैपन इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमें गवर्नमेंट की सहायता करनी चाहिए। और कैसे हम सहायता कर सकते हैं? अगर आपके सामने ऐसा चाइल्ड लेबर का कोई केस, चाइल्ड लेबर का कोई केस आता है, आपके सामने कोई बच्चा किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी शॉप पर या दूसरे जो फील्ड हैं वर्क के, वहाँ पर काम करता नज़र आता है, तो आपको इस बात को इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? गवर्नमेंट को, ताकि चाइल्ड लेबर को क्या किया जा सके? ख़त्म किया जा सके। और जो चाइल्ड लेबर को बढ़ावा देते हैं उनके विरुद्ध कोई अच्छी सी कार्रवाई की जा सके। देखिए, अब हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 4, और पैराग्राफ नंबर 4 में फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको क्या लिखवाया था? कंक्लूजन के बारे में लिखवाया था। और लास्ट में जब हम उस आर्टिकल को एंड करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो कौन सा पार्ट होगा? कंक्लूजन वाला पार्ट होगा। कंक्लूजन वाले पार्ट में कोई सजेशन, कोई मैसेज या कोई अपील उस इशू से रिलेटेड, उस आर्टिकल के टॉपिक से रिलेटेड हमने वहाँ पर देनी होगी, हमने वहाँ पर बतानी होगी। क्लियर? साला मज़ा नहीं आता। डिस्टेंस, अब हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 4, और पैराग्राफ नंबर 4 फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बताया था कंक्लूजन, और कंक्लूजन के अंदर हमने क्या बताना पड़ेगा? सजेशन बताना पड़ेगा, कोई मैसेज देना पड़ेगा, या फिर हमें अपील करनी पड़ेगी। और किसके बारे में? उस प्रॉब्लम, उस आर्टिकल या उस इशू के बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसी के साथ हमने अपने आर्टिकल को क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना है। अब देखें यहाँ पर लास्ट में मैंने क्या लिखा? वी मस्ट हेल्प such children economically and inspire them to go to the school instead of going any restaurants, shops, factories, etc. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया कि जो गरीब बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर को करते हैं, उन बच्चों की हमें सहायता करनी चाहिए। कैसे? इकोनॉमिकली, और उनको इंस्पायर करना चाहिए। कहाँ जाने के लिए? स्कूल में जाने के लिए। कहाँ जाने के बजाय? किसी रेस्टोरेंट, किसी शॉप, किसी फैक्ट्री या दूसरे और काम के जो फील्ड हैं वहाँ जाने के बजाय उन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसके लिए हम और आपको भागीदारी निभानी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी इकोनॉमिकली हमें हेल्प भी करनी चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए, ताकि वो बच्चे रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, होटल, शॉप्स, ऐसे जो काम के फील्ड्स हैं वहाँ जाने के बजाय वो स्कूल में जाएं और अपने कैरियर को बना सकें। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ऐसे लिखकर आगे तक एक दो सेंटेंस और लिखकर, अंडरस्टैंड, हम अपने आर्टिकल को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी जो आर्टिकल लिखवाया है काफ़ी शॉर्ट तरीके से, और यहाँ पर और सेंटेंसेस आप ऐड कर सकते थे। क्लियर? और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और आर्टिकल क्या था? चाइल्ड लेबर के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही हम बाकी जो अपनी आर्टिकल्स होंगी, चाहे वो सोशल इशू क्या होते हैं? जैसे आप कह सकते हैं अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, विमेन एम्पावरमेंट, ये सारे कौन से इशूज़ हैं? सोशल इशूज़ हैं। या फिर नेशनल इशूज जैसे डीमोनेटाइजेशन, चाइल्ड लेबर, राइजिंग प्राइस, ये आप नेशनल इशूज कह सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल इशूज, वो कौन कौन से? जैसे टेररिज्म, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन। क्लियर? ये जो इशूज हैं कौन से इशूज है? इंटरनेशनल इशूज हैं। और इंटरनेशनल इशूज के अंदर एक इशू और आता है, कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से किसी भी इशू के ऊपर
हमारे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है किसके ऊपर, आर्टिकल के ऊपर। और वो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर बताया, और इस चाइल्ड लेबर के आर्टिकल को मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बताया। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आज का जो अपना वीडियो था आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स आर्टिकल्स के ऊपर मैं एक PDF बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस आर्टिकल्स के PDF के थ्रू अपनी फेयर कॉपी के अंदर उसको कवर कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड